हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एग्जाम भी अब नज़दीक है, आपका 15 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। कोशिश कीजिएगा, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूर कीजिएगा। बिना रिवीजन के इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको जो पीडीएफ भेजते हैं उसको मिस नहीं करना। आप प्रैक्टिस टेस्ट मिस कर दीजिए, वीडियो मिस कर दीजिए, नोट्स मिस कर दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। वैसे टाइम में तो सभी पढ़े हैं तो अच्छा है जिन्होंने शुरू से ज्वाइन कर रखा है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो जो पीडीएफ दिए जा रहे हैं आपको, उनका डिटेल सॉल्यूशन सहित मिलता है, वो मिस नहीं करना है। उसको पढ़ के रिविजन जरूर करना है, ताकि कम से कम 20 के आसपास तो आप वहां से कवर कर लेंगे। एक और चीज है, जिन्होंने 2022 में शुरू करवाया था, तो 2022 से और अब तक जिस भी बैच में किसी ने ज्वाइन किया है और उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वाला जो बैच चल रहा है, इसमें जो 2024 अप्रैल के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हीं का है ये। इससे पहले वाला बैच था, तो जो पहले वाले बैच में ज्वाइन किया है, आप अपना ईमेल आईडी इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल के साथ मैसेज कीजिएगा। डिटेल इन द सेंस कि आपने कब ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा उसका स्क्रीनशॉट या कोई डिटेल जरूर होगी आपने ज्वाइन किया है तो, या ईमेल आईडी मैसेज कर दीजिएगा तो भी हम चेक कर लेंगे। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको भी मटेरियल सेंड कर देंगे हम। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या myupsc.in ये वेबसाइट है, इस पे विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का 2 पीडीएफ आपको सेंड किए हैं और वो मोर देन सफिशियंट है। वो 2 पीडीएफ पूरा पिछले इसमें आपका लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स उसमें कवर हो चुका है, और उससे बाहर वैसे तो आने के चांसेस न के बराबर है, फिर भी आएगा। तो हम अभी जो 15 दिन हैं उनमें उसको एक बार चेक करेंगे, और कुछ रह गया तो उसको टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट में कवर कर लेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मेल किया है रिसेंटली, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, कुछ लोगों का ईमेल आईडी फुल हो चुका है, तो आपको पहले भी कहा है इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज बाद में फिर इश्यू रहेगा आपको। तो काफी लोगों का ईमेल आईडी फुल हो चुका है, वो मेल डिलीवर नहीं होता है। ये कई बार हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोग मेल चेक करते हैं या फिर वीडियोस देखते भी है, या फिर तैयारी छोड़ दी, अब ये तो जानकारी नहीं है। लेट्स बिगिन। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? रिसेंटली अक्टूबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, और ये कहां पे किया है? रिसेंटली ये वासिम जिले में किया है। वासिम जिले का है ये पोहर देवी, उसमें ये बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जो बंजारा समुदाय की जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए ये किया है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में वासिम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे किया है। सी डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेब ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। ये किसके साथ किए हैं, किसने किए हैं? सी डॉट ने किया है। किस चीज का ये समझौता हुआ है? 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए किया है, पॉलीमर आधारित कम लागत के ये निर्माण के लिए। अभी किसके साथ में किया है सी डॉट ने? देखिए, ये एक्चुअली जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और भारत सरकार का एक और जो दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, 2 दूरसंचार विभाग, और भारत सरकार का जो दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इसके अलावा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये सी डॉट, इन तीनों ने किया है आईआईटी रुड़की के साथ। ये हुआ है आईआईटी रुड़की के साथ। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन दिसंबर 2024 को कहां पे हुआ है? ये वायुसेना का है, इंडियन एयरफोर्स का, और एयरफोर्स की भी जो वेस्टर्न कमांड है उसका 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अभी ये रिसेंटली नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है।
निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप है, ये अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है सारथी मोबाइल ऐप? सारथी मोबाइल ऐप का इसका उद्देश्य क्या था? जो निवेशक हैं, निवेशकों का जो प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ये सारथी ऐप को लॉन्च किया था। सारथी ऐप इसका है सेबी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कौन सा है वो देखना है। झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। तो देखिए, झेलम नदी है लद्दाख में वेरीनाग झील से निकलती है और ये फिर वेरीनाग से निकलने के बाद वेस्टर्न साइड में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और फिर ये आगे चिनाब में मिल जाती है। चिनाब में मिलने से पहले ये वूलर झील में मिलती है और फिर आगे बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। झेलर कहाँ से निकलती है? झेलम नदी लद्दाख में ये वेरीनाग झील से निकलती है और फिर ये पश्चिम की ओर बहती हुई चिनाब में मिल जाती है, लेकिन चिनाब में मिलने से पहले ये वूलर लेक में मिलती है और फिर आगे जाती है जब चिनाब में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। कृष्णा नदी है ये ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है और ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, इसका मतलब ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसका कोलेरू लेक से कोई संपर्क नहीं होता है कृष्णा रिवर का, और ये डिटेल में बताया जा चुका है किस नदी का ओरिजिन कहाँ से, वो सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। देखिए, जो कांवरताल है, कांवरताल ये अभ्यारण्य है, बिहार में है और ये एक रामसर साइट भी है, ये रामसर वेटलैंड भी है। और ये गंडक नदी के विपतन की वजह से ये गोखुर झील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? कंप्यूटर आधारित जो शिक्षण मॉडल है ये विकसित किया गया है स्टोलोरो और डेविस, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। हेरफेर हमेशा किस शोध का हिस्सा रहता है? हेरफेर है ये किस शोध का हिस्सा रहता है? ये एक एक्सपेरिमेंटल शोध का एक अनिवार्य पहलू है। इसमें कई जो चर हैं उनके प्रभाव का आकलन किया जाता है और परिणाम पे उनके प्रभाव के बारे में भी निष्कर्ष निकाला जा सके ताकि, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, प्रायोगिक शोध। निम्नलिखित में से कौन गैर यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का उदाहरण है? देखिए, ये जो नमूनाकरण विधि है इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिभागी है उसको सुविधा, निर्णय या शोधकर्ता द्वारा निर्धारित जो विशिष्ट मानदंड है उनके आधार पर चुना जाता है और ये पूरी तरह से संयोग से नहीं होता है, क्योंकि ये जो शोध है इसमें निष्कर्षों में जो पहले एक प्रिजुडिस कह सकते हैं, पूर्वाग्रह ला सकता है, और इसको कहा भी यही जाता है। दूसरे तरीके से अगर इसको समझाएं तो ये जो शोध करता है उसकी सुविधा पे निर्भर करता है, सुविधा उसका अनुभव या उसके निर्णय के आधार पे चुना जाता है। इसमें ये एक तरीके से पक्षपाती कह सकते हैं इसको, तो ये सुविधा नमूनाकरण है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं इसको, और ये अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जो रोलेट एक्ट और उनके विरोध में गिरफ्तारियां हो गई थी, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये सब पढ़ाया हुआ है। खैर, गांधी इरविन समझौता है, ये मार्च 1931 में हुआ था लंदन में। जो 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था ये। महात्मा गांधी और जो उस टाइम पे तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक राजनीतिक समझौता था। इसको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, कई बार इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से पूछ लिया जाता है, दिल्ली पैक्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट ये एक ही चीज है। और इसमें जो हिंसा के आरोपी थे उनको छोड़ के बाकी जो राजनीतिक लोग थे उनको रिहा कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 8 अगस्त 1942 का है। और चंपारण जो आंदोलन है, चंपारण मूवमेंट, ये बिहार में शुरू हुआ था, चंपारण जिले में किसान विद्रोह था ये, और 1917-18 का है ये। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा
क्या करेक्ट आंसर आता है? सबसे पहले नंबर पे यही आएगा, तो डी, देन ए, देन बी और सी, डी ए बी सी। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? चीन, नेपाल और भूटान से इनमें से कौन से राज्य की सीमाएं लगती है? देखिए, ये है नेपाल और ये है भूटान, और बीच में है, ये ऊपर है चाइना। नेपाल की जो सीमा लगती है, नेपाल की सीमा यहाँ पे जाकर उत्तराखंड से लगती है। इधर नेपाल नीचे जो बॉर्डर लगता है नेपाल का, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लगता है, और यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर बिहार से लगता है। तो ये नेपाल का बॉर्डर लगता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके अलावा यहाँ पे फिर सिक्किम है, और ये इधर भूटान है। ये मैप जरूर देखिएगा। और नीचे से फिर इधर से वेस्ट बंगाल है। तो हमसे पूछा है चाइना, नेपाल और भूटान से। नेपाल, भूटान और चाइना से ये सिक्किम की सीमा लगती है। टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति है, टुंड्रा क्षेत्र है ये जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, खासकर जो हिल एरियाज है, पहाड़ है, वहां पर इस क्षेत्र में क्या है, ठंडी लहरें और कम धूप होती है, टेम्परेचर कम होता है, ठंडी लहरें होती है। और इसमें जो घास वगैरह है, स्लेज घास, ये काफी पनपते हैं इसमें। हिमालय जो रीजन है उसमें पाया जाता है ये। लाइकेन, छोटी पहाड़ियां, और ये ज्यादातर जो अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु है उसके टाइम पे डेवलप होती है इस तरह की चीजें। और ये टुंड्रा है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति ज्यादातर तो ये आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन का जो नॉर्थ है उस रीजन में पाई जाती है। लेकिन यहाँ की बात करें तो हिमालयन रीजन में इस तरीके की वनस्पति पाई जाती है। 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित जो डेटा जारी किया जाता है ये कौन करता है? ये सीएसओ करता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर शुरू में स्किप कर दिया है, जैसा कि कुछ इंटेलिजेंट लोग करते हैं शुरू में स्किप करने का काम, तो आपको फिर से रिवाइंड करवा देते हैं कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है कभी भी 2022 से अभी तक इस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वो आप अपना ईमेल आईडी इस नंबर पे भेज दीजिएगा। आपको भी मटेरियल सेंड कर देंगे। कोई सा भी बैच ज्वाइन किया हो आपने, चाहे पहले, इस नंबर पे आप कुछ डिटेल शेयर कर दीजिएगा। और आपके पास कोई डिटेल नहीं है ज्वाइन किया है उसकी, तो आप अपने ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, वो चेक कर लेंगे हम। और डिटेल हो तो और अच्छा है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वेबसाइट विजिट कर लीजिए। और कम से कम जो आपको पीडीएफ सेंड किया जाता है उसको स्किप नहीं करना है, पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है। और अगर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, तो वो तो और भी अच्छा है। आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी पूछ लीजिएगा। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2024 में ये पुरुष एकल का पूछ रहा है। ये स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और अगर महिला में पूछा जाता है, महिला एकल में, तो ये बारबोरा क्रेजचिकोवा है। बारबोरा क्रेजचिकोवा, उन्होंने जीता है। और अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पहला CII विम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये पहला जो CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलके, और ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला है। तो इसका दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया है।
जुलाई 2024 में कहां भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला विदेशी है जन औषधि केंद्र, तो ये पहला विदेशी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है भारत में? भारत ने इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है? इसका उद्घाटन है डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। मॉरिशस में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र शुरू किया गया है मॉरिशस में। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने किया था। साल्टोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? साल्टोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? देखिए, सियाचिन ग्लेशियर का जो रीजन है सियाचिन उससे पश्चिम में पड़ता है, और जो पीओके है उस पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के बॉर्डर पे है साल्टोरो पर्वत। ये काराकोरम का ही एक सब रेंज कहते हैं इसको। ये है भारत पाकिस्तान सीमा, स्पेशली पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन वहां पे चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन लेके आए। 31 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की है। इन कथनों पर विचार करके और सही कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। अभी रिसेंटली 4 नए रामसर वेटलैंड्स हैं, इनकी घोषणा की है। 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने से अब टोटल कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 89। तमिलनाडु अब 20 रामसर स्थलों के साथ देश का सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। भारत सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की है, ये सही है। अब 4 शामिल होने के बाद 89 हो गए थे, ये भी सही है। और ये 4 कौन से हैं? तमिलनाडु में है एक तो सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, पहला तमिलनाडु में सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा भी तमिलनाडु में है, ये थेथगल पक्षी अभ्यारण्य है। तीसरा सिक्किम में है ये खेचोपलरी आर्द्रभूमि, और चौथा है ये झारखंड में है उधवा झील, झारखंड का उधवा झील। तो ये चारों के नाम ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली ये नए 4 रामसर स्थल बने हैं, 2 तमिलनाडु में है सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा थेथगल पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा सिक्किम का है खेचोपलरी आर्द्रभूमि, और चौथा उधवा झील झारखंड। भारत एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाला देश है और पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत में अभी तमिलनाडु है, यहाँ सबसे ज्यादा रामसर स्थल हो गए हैं 20, ये भी सही है। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में ही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट है। पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी ये किसने लिखी है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक आर बालू की है। आर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है ये बुक। और ये कई बुक लिख चुके हैं, अभी तक 9-10 बुकें लिख चुके हैं। और उनमें से एक, जैसे आपने पढ़ा हो अगर जो रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वॉइस फ्रॉम द ग्रास रूट्स, या फिर लीडरशिप लेसन्स फॉर डेली लिविंग, ये इन्हीं की पुस्तक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉइस फ्रॉम द ग्रास रूट, लीडरशिप लेसन्स फॉर डेली लिविंग। और ये जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा है इन्होंने, ये भी इन्हीं की बुक है। जून 2024 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? जो पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें कौन सा देश शीर्ष पे है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में लगातार 15वीं बार आइसलैंड ने इस पे कब्जा जमाया हुआ है। और भारत का अगर देखा जाए इसमें 2024 का जो जीपीआई है उसके अकॉर्डिंग 116वें नंबर पे है। भारत 116वें नंबर पे है। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया था?
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव इनमें से कौन से वायसराय ने दिया था? भारत के तत्कालीन उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था। इसने विशेष रूप से जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उन समाचार पत्रों को लक्षित किया था जो औपनिवेशिक शासन के प्रति जो प्रतिरोध व्यक्त करते थे। और 1878 में वायसराय की परिषद द्वारा इसको पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें अंग्रेजी भाषा के प्रकाशन को शामिल नहीं किया गया था। तो ये लॉर्ड लिटन का था। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों से के संरक्षण से संबंधित इनमें से कौन सा है? आर्टिकल 29 है। ये अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1987 में हुआ और 1990 में ये अस्तित्व में आया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ और ये 2005 में अस्तित्व में आया। इनमें से कौन सा सही है? देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ उनके उत्पादन या उपभोग पे नियंत्रण के उद्देश्य से दुनिया के कई देशों ने मिलकर ये सितंबर 1987 में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और ये जनवरी 1989 से अस्तित्व में आया था। 1990 से नहीं, ये 1989 में अस्तित्व में आया था। जनवरी 1989, 1 जनवरी 1989 को। क्योटो प्रोटोकॉल है, ये UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो स्पेशली जो बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती है उनके लिए प्रतिबद्ध है। और ये प्रोटोकॉल जापान का जो क्योटो है उसमें इसको अपनाया गया था 1997 में। और ये कब अस्तित्व में आया? 2005 में ये अस्तित्व में आया। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आप भी सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके लिए। अब 15 दिन है तो इनमें पूरा जी जान लगा के तैयारी कीजिए। बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है लाइफ में। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। नई जो शिक्षा नीति है 2020, इसके अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक होने तथा अधिकाधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना होगा? जो नई शिक्षा नीति है इसका उद्देश्य देश के स्कूल और जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसमें ये टारगेट रखा गया है कि जो बहुविषयक है उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये कब तक इसको अचीव करना है? ये 2040 रखा है इसका टारगेट। और इसमें 2035 तक 50% का रखा है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था? IC का प्रयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? ये तृतीय पीढ़ी में किया गया था। 1965 से 1975 की जो थर्ड जनरेशन है उसमें इसका यूज किया गया था IC का। ये पूरा डिटेल में अभी रिसेंटली कंप्यूटर का पूरा क्लास लिया है और उसमें सारी चीजें कवर की है। कुछ रह गया होगा तो वापस से उसका रिवीजन देख रहे हैं हम, कुछ बाकी रह गया होगा तो टेस्ट में कवर करेंगे। निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उनका प्राइमरी काम इनमें से कौन सा नहीं है? डिपॉजिट स्वीकार करना, मर्चेंट बैंकिंग, लोन जारी करना। मर्चेंट बैंकिंग है, ये वाणिज्यिक बैंक का काम नहीं है, क्योंकि ये ऐसे बैंक है जो कॉरपोरेट्स की जरूरतों को पूरा करते हैं, वो मर्चेंट बैंक कहलाते हैं। मर्चेंट बैंकिंग वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक काम नहीं है, क्योंकि जो मर्चेंट बैंक है वो कौन से होते हैं? जो कॉरपोरेट्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। जबकि कमर्शियल बैंक है, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो कॉरपोरेट्स की जरूरतों को पूरा करें, वो मर्चेंट बैंकिंग होता है।
इसमें 30 से ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है। GIG मुद्रा जो हाल ही में खबरों में रही, किस देश द्वारा शुरू की गई नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है? देखिए, ये नई मुद्रा अभी आर्थिक अस्थिरता आई है जिम्बाब्वे में, रिजर्व बैंक वहां का है, उसने ये स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, GIG इसको लॉन्च किया है। और ये जो GIG है ये कोई पहली करेंसी नहीं है, ये जिम्बाब्वे की करेंसी है, छठी करेंसी, जिम्बाब्वे की छठी करेंसी है ये। वहां पे लगभग जो मुद्रास्फीति है 500% तक चली गई। 2009 के बाद से जिम्बाब्वे लगातार वहां पे ये उसका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो फॉरेन करेंसीज पे उसकी निर्भरता बढ़ चुकी है अब उसकी। तो ये नई करेंसी लाया है, ध्यान रखिएगा, ये काफी चर्चा में है। शिक्षण के दौरान उपयोग के लिए नीचे दी गई सूची से उन प्रश्नों की पहचान करें जो सामग्री प्रकार के बजाय प्रक्रिया प्रकार से है। सही चुनना है। देखिए, इसमें प्रक्रिया प्रकार का देखा जाए तो विचारणीय प्रश्न है, या फिर इसमें संकल्पना आधारित प्रश्न हो, या फिर उच्च क्रम के प्रश्न हो। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जिन्होंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है इस एग्जाम के लिए, इस नंबर पे आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह हो कभी ज्वाइन किया उसका, तो आपको भी मटेरियल सेंड कर देंगे। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ये वेबसाइट है myupsc.in या study247.in, विजिट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और भी कोई डाउट है एग्जाम से संबंधित पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।